हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं विनय आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में चल रहा है वर्णमाला, और वर्णमाला में पढ़ा रहा था आपको व्यंजन। तो कल टेक्निकल इशू होने की वजह से जो है वॉइस उसमें नहीं आ पाया, तो उस वीडियो को आज मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे आज नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले बटन से जाके पिछले वीडियो को फिर से देख ले। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। आइए शुरुआत करते हैं। कौन सा व्यंजन हमें पढ़ना है तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। बात करते हैं संयुक्त की, तो संयुक्त का जो मतलब होता है वो होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे जुड़ा हुआ। अब जुड़ा हुआ होता है तो बताइए जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए। अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए तो कितने होने चाहिए, कहेंगे सर जी कम से कम तो 2 होने चाहिए। अब देखिए यहाँ इंसानों की या वस्तुओं की तो बात हो नहीं रही है, पढ़ रहे हैं क्या व्यंजन, तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या तो कहेंगे यहाँ जुड़ेगा व्यंजन। और जब व्यंजन जुड़ेगा तो बात आएगी ना कैसे 2 होने चाहिए, कैसे 2 होने चाहिए आखिर। तो बता रहा है कि इसमें से जो पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण आधा होना चाहिए। जो पहला वाला वर्ण होगा वो कैसा होगा तो कहेंगे आधा होगा। और बात करें दूसरे वर्ण की तो जो दूसरा वाला वर्ण होगा वो पूरा होगा, दूसरा वर्ण पूरा होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जुड़ने के लिए चाहिए कितने तो कहेंगे 2। कैसे 2 तो पहला आधा होना चाहिए और दूसरा पूरा होना चाहिए। जब एक आधा व्यंजन दोस्त एक पूरे व्यंजन से जुड़ेगा तो कौन सा व्यंजन बनाएगा तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जब एक आधा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से जुड़ेगा तो कौन सा व्यंजन कहलाएगा तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन। आइए परिभाषा धीरे से क्या करते हैं लिख लेते हैं। बात करें अगर परिभाषा की तो परिभाषा वहीं से बन गया दोस्त कि जब एक आधा व्यंजन, जब एक आधा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से, किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है या क्या करता है जुड़ता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। इसमें बस आपको 2 बातें समझनी है कि पहला आधा और दूसरा क्या होगा पूरा व्यंजन होगा। और दोनों आपस में जब जुड़े तो कौन सा व्यंजन बनाएगा तो कह देना उसे कि संयुक्त व्यंजन बनाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी तो उससे बता देना संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो 4 है। कोई पूछेगा कौन कौन तो बता देना एक है 6, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्र। चौथा क्या तो बोलेंगे स्र। अब बात आती है कि यहाँ पे जो 6 है, त्र है, ज्ञ है और स्र है, ये किन 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो ये बात तो हमें जाननी जरूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त वाला व्यंजन कहता है कि पहला आधा और दूसरा कैसा व्यंजन होना चाहिए पूरा होना चाहिए। और जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे संयुक्त बोलेंगे। अब देखिए जो 6 है ये किससे बना है कोई पूछे तो बता देना आधा क और पूरा स। अभी यहाँ पे हम पूरा क लिखे हैं लेकिन नियम क्या कहता है कि पहला वाला वर्ण कैसा होना चाहिए तो कहेंगे आधा। बताओ पहला वाला वर्ण आधा है कि पूरा तो कहेंगे सर अभी पूरा है। तो बताओ आधा करने के लिए क्या करेंगे तो आधा पहले वाले व्यंजन को हमें बनाना है कितना तो कहेंगे आधा। और आधा बनाने के लिए एक तिरछी रेखा लगा देते हैं वर्ण के नीचे तो वर्ण कैसा बन जाता है तो कहेंगे आधा।
तो 6 किससे मिलके बना है? तो कहेंगे आधा क प्लस पूरा स। अब बात करें आपसे कि बताओ त्र किससे बना है? तो उसे बता देना आधा त प्लस पूरा र। कोई पूछे ज्ञ किससे बना है? तो उससे बता देना आधा ज और इ से मिलके बना है। कोई पूछे स्र किससे बना है? तो कह देना आधा स प्लस पूरा र से मिलके बना है क्या? तो कहेंगे स्र। अब ये रहा आपका क्या? संयुक्त व्यंजन। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले व्यंजन की। तो अगले व्यंजन की श्रेणी में हमें पढ़ना है उस्रीप्य व्यंजन। उस्रीप्य व्यंजन। अब देखिए बात कर रहे हैं किस व्यंजन की? तो कहेंगे उस्रीप्य व्यंजन की। तो आइए समझते हैं उस्रीप्य व्यंजन को। तो जब उस्रीप्य व्यंजन वर्णों का हम क्या करेंगे दोस्त? तो कहेंगे उच्चारण। क्या करेंगे? उच्चारण। और जब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? उस्रीप्य व्यंजन वर्णों का हम क्या करेंगे? पहले उच्चारण करेंगे। और जब उच्चारण करेंगे तो बात आती है तब क्या होगा? तो उससे बता देना जिह्वा। जिह्वा। जिह्वा का मतलब कोई पूछे तो बता देना क्या? जीभ। जिह्वा। झटके से। झटके से। अब बात आती है कि जब हम उस्रीप्य व्यंजन वर्णों का करेंगे उच्चारण तो जिह्वा क्या करेगी? तो बोल देना जिह्वा झटके से। कोई पूछे क्या करेगी झटके से? तो कह देना ऊपर उठेगी। ऊपर उठती है। उठती है तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो बता देना उसे संयुक्त व्यंजन, अरे उस्रीप्य व्यंजन बोलेंगे। तो परिभाषा यहां से बना सकते हैं दोस्तों। कोई जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर उठती है उस व्यंजन को कौन सा बोलेंगे? तो कहेंगे उस्रीप्य व्यंजन। अब बात आती है परिभाषा की। तो आइए परिभाषा लिख लीजिए। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है तो उन्हें उस्रीप्य व्यंजन कहते हैं। तो उन्हें उस्रीप्य व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो हम लोगों ने क्या देख लिया इसका? तो कहेंगे परिभाषा देख लिया। अब बात करते हैं कि उस्रीप्य व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ उस्रीप्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? तो उससे कह देना कितना? 2। कोई पूछे यदि उस्रीप्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? तो बता देना कितना? 2। और कोई पूछ ले कौन कौन? तो ड ढ के नीचे क्या लिखा है अभी? ड ढ। और ड ढ कैसा व्यंजन? तो बता देना स्पर्श है। लेकिन ड ढ के नीचे जब बिंदी लगा दे तो कैसा व्यंजन बन जाएगा? तो उससे बता देना उस्रीप्य व्यंजन। अब ड ढ के नीचे क्या लगा होता है? बिंदी। तो एक ऐसा व्यंजन कहलाएगा। तो कहेंगे उस्रीप्य व्यंजन। और उस्रीप्य व्यंजन की संख्या कितनी? तो कह देना 2। अब बात आती है कि यहां पे जो ड ढ है इसको जब बिंदी लग जाता है तो क्या पढ़ते हैं? तो कहेंगे ड़ और ड़। अब बात आती है कि ये उस्रीप्य जो दोनों वर्ण हैं इसका प्रयोग होता कहाँ है? तो उससे बता देना इसका जो प्रयोग है, क्या प्रयोग? कोई पूछ ले कहाँ होता है? तो पहले तो बता देना उस्रीप्य व्यंजन वर्णों का हम कभी भी प्रयोग कहाँ नहीं करते? तो बोल देना इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। शब्द के प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब क्या? तो कहेंगे शुरुआत में। इसका प्रयोग शब्द के शुरुआत में नहीं होता।
नहीं होता। अब जब कोई पूछेगा आपसे कि बताओ दोस्त, जब इसका प्रयोग शब्द के शुरुआत में नहीं होता तो होता कहाँ है, तो उससे बता देना इसका प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य में। मध्य का मतलब क्या, तो बता देना दोस्त बीच में, मध्य में, या अंत में होता है, या अंत में होता है। तो ये जो उसिप्य वर्ण है दोस्त, इन दोनों वर्णों का प्रयोग हमेशा या तो शब्द के अंत में होगा या तो शब्द के बीच में होगा, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। अब बात आती है कि सर जी आप तो ये बता दिए, एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। आइए एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं। अब इसकी बात करूं तो आप लिखते हैं ना हमेशा पढ़ाई। क्या लिखते हैं, पढ़ाई। पढ़ाई में क्या आता है, तो बिंदी लगा वाला ढ। इसको पढ़ते हैं क्या, तो कहेंगे अड़। पढ़ के देख लीजिए पढ़ाई। अब देखिए यहां पे ये जो ड वाला बिंदी लगा है, एक वर्ण लिखते हैं क्या, तो कहेंगे लड़ाई। क्या लिखते हैं, लड़ाई। और लड़ाई में ये वाला आता है ड, जिसके नीचे लगा होता है क्या, कहेंगे बिंदी। क्या बताओ इसका प्रयोग शुरुआत में हुआ कुछ, तो कहेंगे नहीं हुआ है सर। इसमें हुआ, तो कहेंगे नहीं। इसमें कहाँ आया, इन दोनों में, बीच में। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर इसका प्रयोग तो शुरुआत में भी शायद हम देखे हैं कहीं। तो दोस्त जिसके दिमाग में ये चल रहा है, जाके पूरा डिक्शनरी या पूरा गूगल छान मारना दोस्त, आपको इसका प्रयोग कभी भी कहाँ नहीं मिलेगा, शुरुआत में। जब भी इसका प्रयोग मिलेगा आपको कहाँ रहेगा, या तो मध्य में या तो फिर अंत में। अब बात करते हैं उसृप्य व्यंजन के उपनाम की। किसकी, तो कहेंगे उपनाम की। इसके कौन कौन से उपनाम हैं, तो दोस्त आओ देख लेते हैं इसके उपनाम। इसी को बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं, तो कहेंगे द्विगुण व्यंजन। इसी को और किस नाम से जानते हैं, कहेंगे द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसी की बात करें तो इसी को संकर वर्ण भी कहते हैं। इसको कौन सा वर्ण कहते हैं, तो कहेंगे संकर वर्ण भी कहते हैं। और इसी की बात करें तो इसको ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात। इसको कौन सा व्यंजन बोलते हैं, तो कहेंगे ताड़न जात व्यंजन। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको जो है हम द्विगुण और संकर क्यों बोलते हैं, चल रहा है कि नहीं, सही सी बताना। तो आइए देखते हैं। अब देखो द्विगु का मतलब कितना, तो कहेंगे दो। और गुण का मतलब क्या, तो कहेंगे गुण। जिसमें कितने गुण हो दोस्त, तो कहेंगे दो। जिसमें कितने गुण, दो गुण होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो कहेंगे द्विगुण। अब बात आती है कि सर जी आप तो कह दिए कि इसके कितने गुण, दो गुण है, तो बताइए कौन कौन गुण। तो देखो द्विगुण का मतलब होता है कि जिसमें दो गुण होगा उसे हम द्विगुण बोलेंगे। अब बात आती है इसमें दो गुण है कौन कौन, तो उससे बता देना। इसमें एक हिंदी का गुण है, किस भाषा का, हिंदी भाषा का। और दूसरा फारसी भाषा का गुण है। दूसरा किस भाषा का, तो कहेंगे फारसी भाषा का गुण है। इसीलिए दो भाषाओं के गुण होने के कारण इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी, तो बता देना दो। पूछे कौन कौन, तो बता देना एक ढ और एक ड़, ड़ और ड़। दो बार ड़ और अड़ चिल्ला देना, पता चल जाएगा। अब देखो बात आती है संकर का। तो संकर का मतलब क्या होता है, जब दो तीन चीजें आपस में मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, संकर। अब देखो दो भाषाओं के मिलन होने के कारण, दो भाषाओं के इसमें क्या है, मेल। एक हिंदी भाषा और दूसरा किस भाषा का, तो कहेंगे फारसी भाषा का। दो भाषाओं के होने के कारण इसको क्या बोला गया, तो कहेंगे संकर वर्ण बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर समझ में आई दोस्त तो स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। किस व्यंजन की, तो कहेंगे द्वित्व व्यंजन। नाम तो शायद आप लोगों ने सुना होगा द्वित्व व्यंजन का।
बार बार ये आके तकलीफ देता है। अब देखो इसके परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा कहता है कि जब किसी शब्द में शब्द में एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसका परिभाषा कह रहा था कि जब किसी शब्द में दोस्त एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये बार बार जो द्वित्व आ रहा है ना, ये आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा। ये मैं इतना तो गारंटी के साथ कह देता हूं कि आपको ये अभी क्या हुआ, पल्ले नहीं पड़ा है कि ये द्वित्व है क्या आखिर। तो आइए पहले द्वित्व को ही समझ लेते हैं। क्या लिखा है दोस्त, तो कहेंगे द्वित्व लिखा है। और द्वित्व का मतलब होता है जब दो एक हो जाएं। जब दो एक हो जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उसे बोलते हैं द्वित्व। जब दो मिलके कितने बन जाए तो कहेंगे एक बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्वित्व बोलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे तो इंसान या सांप तो है नहीं कि दो मिलके कितने बनेंगे, एक बनेंगे। यहाँ पढ़ना हमें क्या है दोस्त, तो कहेंगे व्यंजन पढ़ना है। अब बात आती है कि दो मिलके कितने बनेंगे, एक बनेंगे, एक हो जाएंगे तो उसे द्वित्व कहेंगे। लेकिन इसकी एक खास बात याद रखना दोस्त, ये दोनों एक ही वर्ण होंगे। दोनों एक ही वर्ण होंगे, इतनी बात याद रखना दोस्त। अब बात आती है दोस्त, अगर यहां पे दोनों एक ही वर्ण है, मान लिए ठीक है। अब समस्या आती है कि क्या ये दोनों वर्ण एक ही होंगे, मतलब एक ही होंगे, पूरा होंगे या आधा होगा। तो इसके कंडीशन को समझते हैं। इसका कंडीशन भी कहता है पहला वाला कैसा होगा, पहला वाला वर्ण आधा होगा। पहला वर्ण कैसा, तो कहेंगे आधा। और इसका दूसरा वाला वर्ण भी कितना होगा दोस्त, तो कहेंगे दूसरा होगा पूरा। जब दो मिलके कितने हो, एक हो, पहला आधा हो दूसरा पूरा हो। लेकिन कंडीशन कहता है कि दोनों वर्ण क्या होने चाहिए दोस्त, एक ही होने चाहिए। तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे, तो उसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन। इतनी बात मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। आइए उदाहरण की बात करते हैं। किसकी, उदाहरण की। तो उदाहरण आप ले लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखो एक शब्द लिखते हैं क्या, 80। क्या लिखे, 80। 80 में बताइए कौन सा शब्द दो बार, कौन सा वर्ण दो बार आया है और उसका पहला आधा और दूसरा पूरा है, दोनों मिलके एक हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 कितनी बार, तो कहेंगे 2 बार आया है। पहला 100 कैसा है दोस्त, तो कहेंगे पहला 100 आधा है और दूसरा 100 कैसा है दोस्त, पूरा है। और दोनों मिलके कितने बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोले, द्वित्व। बात समझ में आई। अब हम कहे दोस्त रस्सी, क्या बोले, रस्सी। रस्सी में 100 कितनी बार, तो कहेंगे सर जी 2 बार आया है। पहला 100 कैसा, तो बोलेंगे आधा है और दूसरा 100 कैसा, तो कहेंगे पूरा। और दोनों मिलके एक हो रहे हैं कि नहीं, एक हुए तो कौन सा बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन। आप कहेंगे सर अभी तो आप खाली 100 का उदाहरण दे रहे हैं, कोई और दीजिए। आइए बोलते हैं एक शब्द प्रसन्नता। क्या बोलते हैं, प्रसन्नता। प्रसन्नता में यहाँ न कितनी बार दोस्त, तो कहेंगे 2 बार। पहला वाला न कैसा दोस्त, तो कहेंगे पहला वाला तो सर जी आधा है और दूसरा वाला कैसा, तो कहेंगे पूरा है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं क्या इसका भी कोई उपनाम है, उपनाम की। तो इसके उपनाम से प्रॉपर क्वेश्चन लेके पूछता है दोस्त। इसका एक उपनाम है जिसको बोलते हैं युग्मक ध्वनिया। युग्मक ध्वनिया कौन सा, कहेंगे इस द्वित्व व्यंजन को ही किस नाम से जानते हैं, युग्मक ध्वनियों के नाम से दोस्त जानते हैं। पूछता है युग्मक ध्वनिया कौन सी है, तो बता देना। देख रहे हो ना राजू, देख लो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो मैं आप ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगले व्यंजन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं अगले व्यंजन की। तो अगला व्यंजन हम लोगों को पढ़ना है संपृक्त व्यंजन। संपृक्त व्यंजन। अब देखिए संपृक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसका पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो संपृक्त व्यंजन का परिभाषा कहता है कि जब एक ध्वनि दोस्त दो व्यंजनों को आपस जब एक ध्वनि दो व्यंजनों को आपस में जोड़ दे तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि, कितनी ध्वनि दोस्त, एक ध्वनि कितने व्यंजन को आपस में जोड़ दे तो कहेंगे दो व्यंजन को, तो उसे क्या बोलेंगे, संपृक्त ध्वनि। अब देखो संपृक्त ध्वनि में यह परिभाषा आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा दोस्त, अब मैं समझाता हूं। तो कह रहा है संपृक्त व्यंजन कहता है कि इसमें दो व्यंजन को एक व्यंजन आके आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। तो इसमें व्यंजन कितने होंगे, दो। इसको बताने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इतना डिटेल में समझाना पड़े आपको। आइए परिभाषा पे ही सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये, इसलिए इसको इतना डिटेल में बताने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता कि होगी। आइए उदाहरण की बात करते हैं। तो इसका उदाहरण एक है क्या, कंबल। क्या बोले, कंबल। अब देखिए कंबल में क कैसा है, तो कहेंगे क एक पूरा एक व्यंजन है, और ब भी क्या है, तो कहेंगे व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो कहेंगे ये भी पूरा है। और इधर भी कौन सा व्यंजन है, क व्यंजन है, लेकिन ये कैसा है, तो कहेंगे पूरा है। और बीच में क्या आया, एक आधा व्यंजन आया। कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन। और ये व्यंजन इन दोनों से क्या है, तो कहेंगे अलग। इन दोनों से बीच में का जो व्यंजन है वो कैसा है दोस्त, अलग है। अलग होने के साथ साथ कैसा है, तो कहेंगे आधा है। अब बात समझना दोस्त, जब एक आधा व्यंजन दो पूर्ण व्यंजनों को आपस में जोड़ दे तो उसे संपृक्त व्यंजन कहेंगे। जब एक आधा व्यंजन, शॉर्ट में याद रखना, जब एक आधा व्यंजन दो व्यंजनों को आकर, जब एक आधा व्यंजन आकर दो पूर्ण व्यंजनों को आपस में जोड़ दे तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसे संपृक्त व्यंजन कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मैं परिभाषा उससे थोड़ा सा आसान कर दिया इसलिए कि आपको समझने में क्या ना हो दोस्त दिक्कत। तो पहला वाला कैसा व्यंजन, तो कहेंगे पूरा, और दूसरा वाला भी क्या है दोस्त, पूरा है। और बीच में एक आधा व्यंजन आया, और आधा व्यंजन कैसा है, इन दोनों से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क, किसको, क और ब को दोस्त म वर्ण आके या म ध्वनि आके क्या कर रही है दोस्त, तो कह रहे हैं कि जोड़ रही है कि नहीं। जब जोड़ दे तो उसे कौन सा दोस्त बोलेंगे व्यंजन, तो कह देना संपृक्त व्यंजन। अब बात करते हैं दोस्त संबल की। किसकी, संबल की। संबल में क्या आया, यहाँ पे स है, स और दोस्त
किसके बीच में क्या आया है? स और ब के बीच में, स और ब के बीच में क्या आया है? तो कहेंगे आधा वर्ण क्या है? म है। म आके दोस्त क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? स पूरा, ब पूरा, म कैसा? आधा। और इन दोनों व्यंजनों से बीच वाला व्यंजन जो जोड़ रहा है, सेतु का, पुल का काम कर रहा है दोस्त, वो क्या है? अलग है। यही तो रूल था। जब एक आधा व्यंजन आकर दो पूर्ण व्यंजनों को आपस में जोड़ दे तो उसे दोस्त कौन सा? संपृक्त व्यंजन कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब एक उदाहरण और ले लो दोस्त। बंदर, क्या बोलते हैं? बंदर। ब पूरा दोस्त, द भी पूरा, बीच में न कैसा? आधा। और ब और द से दोस्त अलग है कि नहीं? आधा ना, तो कहेंगे हाँ सर अलग है। और जब आधा ना ब और द को आके जोड़ दे दोस्त तो उसे कौन सा? कोई पूछेगा व्यंजन तो बता देना उसे संपृक्त व्यंजन कहेंगे। अब दोस्त आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लुंठित व्यंजन की। लुंठित व्यंजन आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे मुझे जहां तक लगता है। अब बात करते हैं किसकी? लुंठित व्यंजन की। तो जो लुंठित वर्ण होता है, लुंठित वर्णों का हम क्या करेंगे दोस्त? उच्चारण करेंगे। जब क्या करेंगे? उच्चारण। और जब उच्चारण करेंगे तो दोस्त होगा क्या? तो जिह्वा। जो जिह्वा का मतलब क्या दोस्त? तो कहेंगे जीभ। जिह्वा, हमारी जिह्वा या जीभ जो दोस्त जो है मुख में, मुख के मध्य में। मध्य का मतलब कोई पूछे तो बार बार बोलता हूं दोस्त क्या? बीच। अरे गोवा वाला बीच नहीं है, बीच की बात कर रहा है। जिह्वा मुख के मध्य तेजी से दोस्त, तेजी से। अब बात आती है कि जब हम लुंठित व्यंजन वर्णों का क्या करेंगे दोस्त? उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, और मुख के मध्य में, बीच में तेजी से क्या करेगी दोस्त? तो लड़खड़ाएगी। तेजी से क्या करे? लड़खड़ाए। लड़खड़ाए। लड़खड़ाने को ही क्या बोलते हैं? कंपित। कंपित हो, लड़खड़ाए या कंपित हो तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो बता देना, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है परिभाषा की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्त, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के मध्य या बीच में तेजी से क्या करें? लड़खड़ाए, तो उसे कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे उसे लुंठित व्यंजन कहेंगे। आइए परिभाषा लिख लेते हैं। बात करते हैं दोस्त परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख में, मुख के जिह्वा मुख के मध्य में तेजी से लड़खड़ाए तो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। परिभाषा समझ में आया कि नहीं दोस्त? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के मध्य में, मतलब बीच में तेजी से क्या करे दोस्त? लड़खड़ाने लगे तो उसे लुंठित व्यंजन कहेंगे। अब बात आती है दोस्त कि लुंठित व्यंजन में आखिर आएगा क्या? तो उससे बता देना लुंठित। छोड़ो, अभी बात करते हैं लुंठित व्यंजन के किसकी? उपनाम की। किसकी? उपनाम की। तो इसका उपनाम एक है दोस्त, इसी को किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे इसी को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? प्रकंपित व्यंजन। लुंठित वर्णों को ही दोस्त किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे प्रकंपित व्यंजन के नाम से दोस्त प्रकंपित
का मतलब इस प्रकंपित में क्या आया दोस्त, तो कहेंगे प्र। अब प्र का मतलब होता है दोस्त बार बार। प्र का मतलब क्या दोस्त, तो कहेंगे बार बार। अकंपित का मतलब क्या दोस्त, तो कहेंगे कंपन। जिसमें बार बार कंपन हो, जिस वर्ण के उच्चारण में दोस्त कितनी बार बार कंपन हो, उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उसे प्रकंपित बोलेंगे। कोई पूछेगा प्रकंपित या लुंठित वर्ण में आएगा क्या, तो दोस्त उससे बता देना प्रकंपित या लुंठित में आता है क्या, र आता है। कोई अब देखो एग्जामिनर दोस्त आपसे पूछता है कि र का क्या बताओ, विवरण। विवरण क्या बताना है आपको, र का विवरण। कौन पूछता है दोस्त, तो कहेंगे एग्जामिनर। तो र के विवरण को भी देख लेते हैं। कोई आपसे पूछे दोस्त कि र कैसा वर्ण, तो बता देना पहले प्रकंपित। र कैसा है, तो बता देना प्रकंपित है। कोई यदि पूछे और कैसा है, तो बता देना र लुंठित है। कैसा है, लुंठित है। कोई और पूछे तो दोस्त उससे बता देना वत्स्य है, वत्स्य वर्ण है। कोई और पूछे कैसा है, तो उसे बता देना अघोष है। कोई पूछे और कैसा है, तो उसे बता देना र जो है अल्पप्राण है। क्या है, अल्पप्राण है। कोई पूछे र और कैसा है, तो उससे बता देना र घोष या सघोष है। घोष को ही क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सघोष बोलते हैं। कोई पूछे दोस्त र और कैसा है, तो बता देना र जो है अंतस्थ है। कोई पूछे र और कैसा है, तो उससे बता देना दोस्त र जो है अर्धस्वर भी है। क्या है, अर्ध स्वर। र अर्ध स्वर भी है। कोई पूछे र और कैसा है, तो बता देना दोस्त र अशक्त भी है। क्या है, अशक्त वर्ण है, अशक्त वर्ण। बात समझ में आई कि नहीं। ये रहा दोस्त र का क्या विवरण। र क्या है, प्रकंपित भी है, लुंठित भी है, वत्स भी है दोस्त, अल्पप्राण भी होता है, घोष और सघोष भी होता है, अंतस्थ भी होता है, अर्धस्वर भी होता है, और क्या होता है दोस्त, अशक्त वर्ण। अब देखो एग्जामिनर यही नहीं मानता दोस्त, आपसे र के प्रचलित रूप पूछता है। क्या पूछता है, प्रचलित रूप पूछता है कि बताओ र के कितने प्रचलित रूप, तो बता देना र के 3 तरीके के प्रचलित रूप हैं। पूछेगा कौन कौन दोस्त, तो बता देना एक ऐसे वाला र। कौन सा, ऐसे र। इसका उदाहरण की बात करें दोस्त, तो बोलते हैं ना प्रकार। प्रकार लिखते हैं ना, तो प्र में क्या लगा होता है, ये वाला र। और एक र दूसरा वाला जो है दोस्त ऐसे होता है। उड़ंकवा र, इसको बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्त, तो बोलते हैं ना इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्त, तो बोलते हैं क्या, धर्म। अधर्म पे धर्म जब लिखते हैं तो वहां पे कौन सा र लगाते हैं, तो कहेंगे उड़ंकवा र लगाते हैं। अब बात करें दोस्त तीसरे वाले की, तो तीसरे वाला ऐसे लगा होता है किसी भी वर्ण के नीचे। अब कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो दोस्त लिखते हैं ना राष्ट्र। क्या लिखते हैं, राष्ट्र। राष्ट्र में र कैसे लगाते हैं, क्या लिखते हैं, तो कहेंगे राष्ट्र। और ट में देखो ऐसे नीचे के लगा होता है, ट्रक में भी लगा होता है। तो कोई आपसे पूछे र का प्रचलित रूप कितना, तो बता देना 3 ठो। एक को उड़ंकवा वाला, एक को तिरछी रेखा की तरह, डंडी की तरह इधर लटका होता है आगे की तरफ, और एक, याद है कि नहीं। अब ये रहा लुंठित व्यंजन, और लुंठित व्यंजन हो गया आपका दोस्त कंप्लीट। और लीजिए इसका पहले स्क्रीनशॉट, फिर आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। किस व्यंजन की, पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन। बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की, तो पार्श्विक व्यंजन का जब हम क्या करेंगे दोस्त, करेंगे क्या, उच्चारण। जब हम पार्श्विक व्यंजन का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, या उच्चारण करते समय पार्श्विक व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय
अब बात आती है क्या होगा, तो बताओ दोस्त, जब हम किसी वर्ण का क्या करेंगे, उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या, तो कहेंगे बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो क्या होगा, हवा निकलेगा। क्या होगा, हवा निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब बात आती है कि ये जो हवा निकलेगा ये क्या करेगा, तो ये जो हवा होगा जीभ के कहां से निकल जाएगा, बगल भाग से, बगल भाग से क्या करेगा भैया, तो बता देना। जब जीभ के बगल भाग से उच्चारण में हवा जो है बाहर निकल जाए, कहां निकल जाए दोस्त, तो कहेंगे बाहर निकल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे भैया, तो बता देना, पार्श्विक व्यंजन बोलेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्त जिह्वा के बगल भाग से वायु बाहर निकल जाए तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। अब बात आती है कि पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या सर हम ऐसे ही लिखें या लिख दीजिए, तो आइए परिभाषा भी दोस्त लिख देता हूं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जिह्वा का मतलब दोस्त बार बार बताया हूं क्या होता है, जीभ, जिह्वा के बगल भाग से, जिह्वा के बगल भाग से बाहर निकल जाए तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्त की नहीं। परिभाषा तो समझ चुके होंगे, ये परिभाषा चाहते हैं आप तो यहीं से लिख लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के बगल भाग से बाहर निकल जाए तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कोई पूछेगा कि बताओ पार्श्विक व्यंजन में आएगा क्या, तो उससे बता देना पार्श्विक व्यंजन में आता क्या है, ल। पार्श्विक व्यंजन में क्या आएगा, तो कह देना ल आएगा। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों मैं उम्मीद आप लोगों से ये करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले वर्ण की। तो अगला वर्ण हमें पढ़ना है वत्स्य वर्ण। अब देखो यहाँ सीरियल या धारावाहिक तो चल नहीं रहा है कि जहां देवता जो तपस्या करते हैं उनसे जाते हैं आशीर्वाद देने, तो कहते हैं उठो वत्स, मैं आपसे प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। या ऋषि मुनियों जो है जब लोगों से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को, हे वत्स यहाँ आओ। तो उस वत्स की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, यहाँ वत्स में क्या पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है। बात कर रहे हैं वत्स वर्ण की, तो बात आती है कि वत्स वर्ण कहते किसे हैं। और दोस्त वत्स वर्ण के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि वत्स किसको कहते हैं। तो दोस्त अब आओ मैं आपको समझाता हूं कि वत्स कहते किसको हैं। तो कह रहा है ऊपरी दांत के भीतरी मसूड़े के भाग को वत्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वत्स कहते हैं। और यह बात समझ में आ गई कि वत्स किसको कहते हैं। तो जो ऊपर का दोस्त हमारे मुख के अंदर ऊपर का जो दांत होता है उसके पीछे वाले हिस्से में जो पिछला मसूड़ा होता है ना दोस्त, उस मसूड़े वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे वत्स बोलते हैं। और यहां से जिन वर्णों का उच्चारण होता है दोस्त, जिन वर्णों का उच्चारण
होता है उन्हें वत्स्य वर्ण कहते हैं, उन्हें वत्स्य वर्ण कहते हैं। अब देखो यहां से जिन वर्णों का हम क्या करेंगे दोस्त, उच्चारण, वही हमारे कैसे वर्ण कहलाएंगे, वत्स्य वर्ण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका हम वत्स्य से क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। अब बात आती है कि वत्स्य वर्ण में आएगा क्या, कोई पूछे तो बता देना, न, ल, ज, स और र। मान लेना हलंत। अब देखो बात आती है कि वत्स्य वर्ण में आएगा क्या, तो कितने आते हैं दोस्त, ये 5 आते हैं, न, ल, ज, स और र। लेकिन एग्जामिनर दोस्त आपसे खाली हमेशा जिक्र कितने की करता है, 3 की ही करता है। कभी भी वो आपसे 5 के बारे में नहीं पूछता है, पूछेगा कितने के बारे में, तो कहेंगे 3 के बारे में। इन तीनों के लिए एक सस्ता वाला ट्रिक अप्लाई कर लो दोस्त। क्या लिख लेना ट्रिक, क्या क्या पूछेगा, स पूछेगा, र पूछेगा और ल पूछेगा। तो इसके लिए याद रखना एक ट्रिक दोस्त, सरल। क्या याद रखना, सरल। स से क्या दोस्त, तो कहेंगे स, र से क्या तो कहेंगे र, और ल से क्या दोस्त कहेंगे ल। कोई पूछेगा ये कैसा वर्ण, तो बता देना ये कैसा वर्ण, वत्स्य वर्ण। बात समझ में आई दोस्त कि नहीं आई? आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्राण, वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। अब आपसे कोई कहे कि बताओ प्राण या वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, तो उससे बता देना दोस्त कितने, 2। आपसे कोई पूछे प्राण, वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण व्यंजन के कितने भेद, तो कह देना 2 होता है। कोई पूछेगा कौन कौन, तो बता देना एक को बोलते हैं अल्प प्राण, एक को बोलते हैं क्या, अल्प प्राण, और पूछेगा दूसरे को क्या बोलते हैं, तो बता देना उसे महाप्राण। दूसरे को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे महाप्राण। अब बात आती है कि अल्प प्राण कहते किसको हैं, समझ में आया कि नहीं? क्या बोलते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण दोस्त कहते किसको हैं? यहां पे लिखा है क्या, तो कहेंगे अल्प। क्या लिखा है, अल्प। अल्प का मतलब होता कितना है, तो कहेंगे आधा। और यहां पे लिखा है दोस्त क्या, कहेंगे प्राण, और प्राण का मतलब होता है वायु। और वायु किसको कहते हैं, हवा को। अब देखो यहाँ प्राण का मतलब भूत प्रेत मत समझना आत्मा से दोस्त, कि आत्मा को हम क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। अगर शरीर में दोस्त आपके हवा नहीं, तो आपके शरीर में क्या नहीं होगा, प्राण। तो हवा निकलना या वायु निकलने का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं प्राण निकल गया। तो देखिए अल्प का मतलब आधा और प्राण का मतलब होता है दोस्त वायु। तो दोस्त परिभाषा कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले, अल्प का मतलब कितना दोस्त, आधा होगा, तो कहेंगे अल्प का मतलब थोड़ा होता है। अल्प का मतलब थोड़ा भी होता है दोस्त, पता है कि नहीं? तो कहेंगे थोड़ा को क्या बोल सकते हैं दोस्त, कहेंगे कम बोल सकते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले, वायु कितना निकले दोस्त, तो कहेंगे कम वायु निकले, तो उसे कौन सा बोलेंगे, तो उसे अल्प प्राण बोलेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कितना निकले दोस्त, कम निकले, उसे अल्प प्राण। और महा का मतलब दोस्त क्या होता है, तो कहेंगे अधिक होता है। महा का मतलब क्या, अधिक। और प्राण मतलब क्या होता है दोस्त, तो कहते हैं वायु। जिसमें अधिक हवा निकले, हवा कितना निकले दोस्त, तो बोलेंगे अधिक। हवा अधिक निकले तो उसे क्या बोलेंगे, महाप्राण। अब बात आती है, हम परिभाषा तो समझ गए, लेकिन
चल रहा होगा आपके दिमाग में कि सर इसमें आएगा क्या। तो आइए देखते हैं इसमें क्या आएगा। प्रत्येक वर्ग का दोस्त, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो कहेंगे अल्पप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? तो अल्पप्राण होगा। और बात आती है कि इसके अलावा और क्या आएगा? तो जो अंतस्थ होता है, अंतस्थ वर्ण दोस्त, अंतस्थ वर्ण में आएगा क्या? तो कहेंगे य, व, र। और क्या आएगा दोस्त? ल। ये कैसे होते हैं? तो ये भी होते हैं दोस्त क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। अब बात आती है कि इनके अलावा और कुछ आएगा? तो हाँ दोस्त, इनके अलावा भी और आएगा। और क्या आएगा? तो कहेंगे सभी स्वर। कोई आपसे पूछे कि सभी स्वर कैसे होते हैं, तो उनसे बता देना दोस्त, सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब दोस्त बात आती है क्या इनके अलावा भी कुछ आएगा? तो कह देना ना, एकदम ना आएगा। तो अल्प प्राण के बारे में समझ गए। अभी आपके दिमाग में ये नहीं समझ में आया होगा 1, 3, 5। तो दोस्त दोनों को पढ़ा लेता हूं, फिर अगले पेज लेके उस पे अच्छे से आपको समझा दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं महाप्राण की। तो परिभाषा कहता है जिसमें हवा कितना निकले दोस्त? अधिक निकले, उसे महाप्राण। अब बात आती है कि महाप्राण में आएगा क्या? तो कह देना प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा दोस्त? तो उससे बता देना महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? तो कहेंगे महाप्राण। अब बात आती है इसके अलावा भी कुछ आएगा? तो कह देना इसके अलावा क्या आएगा दोस्त? उष्म व्यंजन। क्या आएगा? उष्म व्यंजन। कोई पूछे उष्म व्यंजन में आएगा क्या? तो बता देना उष्म व्यंजन में आता है तीनों स और ह। उष्म व्यंजन में तीनों स और ह। कोई पूछेगा तीनों स और ह अल्पप्राण होगा कि महाप्राण? तो उससे कह देना महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। अब बात आती है कि कोई पूछेगा क्या इसके अलावा कुछ आता है? तो बता देना ना मेरे मुन्ने, अब ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, समझाता हूं आपको। पहला, तीसरा, पांचवा, इधर दूसरा वर्ण क्या क्या होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट क्या कर लिया होगा, ले लिया होगा। आइए आगे समझते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा और चौथा वर्ण क्या क्या होगा। तो बात करते हैं दोस्त वर्गों की। तो हमारे पास वर्गों की संख्या कुल कितनी? तो कहेंगे 5। अब देखो, एक होता है दोस्त क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है हमारे पास क्या? तो कहेंगे त वर्ग, और एक वर्ग है जिसका नाम है दोस्त क्या? तो कहेंगे प वर्ग। अब बात आती है कि हर वर्ग में कितने अक्षर? तो कहेंगे हर वर्ग में दोस्त 5। क वर्ग में क्या क्या आएगा? तो क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और क्या आता है दोस्त? तो कहेंगे अंगा। अब बात करते हैं च वर्ग में। च वर्ग में भी 5 आता है, च, छ, ज, झ और क्या आता है दोस्त? तो कहेंगे इया। ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में भी 5 आता है, ट, ठ, ड, ढ और क्या? तो कहेंगे अड़। त वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध और क्या आता है? तो कहेंगे न। अब प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और क्या आता है? तो कहेंगे म। अब हम लोगों ने दोस्त पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब मार्किंग करते हैं। देखिए इस वाले लाइन में जितने भी वर्ण आएंगे इन सबको प्रत्येक वर्ग का कौन सा बोलते हैं? तो कहेंगे पहला। अब देखो इस वाले लाइन में जितने आएंगे किस स्थान पे आ रहा है? दूसरे पे, इसलिए प्रत्येक वर्ग का क्या कहा जाता है? तो कहेंगे दूसरा। और इस लाइन, तीसरी वाले लाइन में ये प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाएगा? तीसरा। और ये वाला लाइन कौन सा वर्ण कहलाएगा? चौथा। और इस वाले लाइन को प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण बोलते हैं दोस्त? तो कहेंगे पांचवा। हम लोगों ने अल्पप्राण में पढ़ा दोस्त कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और इस वाले लाइन का जो अक्षर होगा दोस्त उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं अल्पप्राण। बात समझ में आई?
कोई पूछे क कैसा तो अल प्राण, कोई पूछे ग कैसा तो अल प्राण, कोई पूछे अंग कैसा तो कह देना अल प्राण, कोई पूछे च तो अल प्राण। बात समझ में आई कि नहीं? और प्रत्येक वर्ग का ये जो दूसरा और चौथा वाला वर्ण है दोस्त, इन दोनों वर्णों को क्या बोलते हैं तो कह देना इनको बोलते हैं महाप्राण। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्त? ये वर्ग समझ गए होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब जो आ रहा है दोस्त क्या क्या होगा, इनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं घोषत्व या स्वरतंत्रियों में, तंत्री में कंपन होने के आधार पर व्यंजन के भेद। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ घोषत्व या स्वरतंत्रियों में कंपन होने के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है या व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो उससे बता देना कितने, 2 होते हैं। कोई पूछे कौन कौन तो बता देना एक को बोलते हैं दोस्त अघोष, और दूसरा कोई पूछे कि क्या होता है तो उससे बता देना दूसरे वाले को बोलते हैं सघोष। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं तो कहेंगे सघोष। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो पीछे मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को ट्रिक नहीं बताया शायद। अब आपसे कोई पूछे, ट्रिक लिख लेना, शायद इससे आसानी होगा याद करने में, कि 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ, प्रत्येक वर्ग 135 का मतलब क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा तो कहेंगे अंतस्थ। और इसको लिख लीजिएगा 24 सल। उस व्यंजन को क्या बोलते हैं तो कहेंगे उस व्यंजन को ही बोला जाता है सल। किसमें? संस्कृत में। तो सल अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद रख लीजिएगा क्या 24 उस। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प महाप्राण, और उसमें भी क्या कहलाएगा तो महाप्राण कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि स्वरतंत्री या घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। कोई आपसे यदि ये पूछता है तो उससे बताना कितना, 2। कोई पूछेगा कौन कौन तो बता देना एक को बोलते हैं अघोष और दूसरे को बोलते हैं सघोष। कोई पूछे कि अघोष का मतलब क्या या किसे कहते हैं तो बता देना अघोष में आया दोस्त क्या तो कहेंगे आ का मतलब होता है नहीं। अघोष का मतलब होता है क्या दोस्त तो कहेंगे घोष का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि होगी तभी क्या होगा दोस्त तो कहेंगे कंपन। ध्वनि बोले या क्या बोलते दोस्त? कंपन। तो बात क्या बन जाएगी? एक ही। तो कह देना अ माने नहीं, घोष माने क्या तो कहेंगे कंपन। जिस वर्ण के उच्चारण में दोस्त क्या नहीं होगा? कंपन, तो उसे क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। तो परिभाषा लिख लो दोस्त, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, क्या नहीं होता तो बोलेंगे कंपन। नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। कहेगा जिन वर्णों के दोस्त उच्चारण में कंपन नहीं होता उसे क्या कहेंगे तो बता देना उसे अघोष कहते हैं। अब बात आती है कि सघोष किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है दोस्त स का मतलब होता है क्या तो कहेंगे साथ। अघोष का मतलब होता है क्या तो कहेंगे ध्वनि। ध्वनि के साथ जब आएगी दोस्त तो क्या होगा? कंपन। तो कह रहा है कि जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में दोस्त जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, क्या होता है दोस्त?
कंपन, तो उसे सघोष कहते हैं। जिसमें कंपन होगा दोस्त उसे क्या बोलेंगे, तो उससे बता देना कि उसे सघोष बोलेंगे। कोई पूछेगा कि अघोष में आएगा क्या, तो उससे बता देना अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा दोस्त, तो बता देना अघोष होगा। क्या होगा, अघोष। कोई पूछे कि इसके अलावा और क्या होगा, तो बता देना तीनों स क्या होगा, तो कह देना कि तीनों स अघोष होते हैं। तीनों स कैसे वर्ण होते हैं, अघोष होते हैं। कोई पूछे दोस्त कि इसके अलावा क्या आएगा, तो बता देना आगत का फ। आगत का फ कैसा होता है, तो बता देना आगत का जो फ है दोस्त वो कैसा होता है, अघोष होता है। अब बात आती है क्या इसके लिए कोई सस्ता ट्रिक है, तो इसके लिए सस्ता ट्रिक है दोस्त। अब सस्ते ट्रिक की बात करें तो कहते हैं 12 स 3। 12 का मतलब दोस्त क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, अघोष होगा। स 3 का मतलब है दोस्त तीनों स। 12 स 3 में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, स 3 का मतलब तीनों स क्या होगा, कोई पूछे तो बता देना दोस्त अघोष होगा। और इन 12 स 3 के अलावा दोस्त जितना बचेगा सब क्या होगा, सघोष। कह देना कोई पूछे अघोष सघोष तो बता देना दोस्त 12 स 3 अघोष, और बाकी जितना बचा क्या, सघोष। बात समझ में आई एक लाइन में, लेकिन आओ सघोष में देखते हैं। अब कोई पूछे आपसे कि सघोष में आएगा क्या, तो उससे बता देना प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण दोस्त क्या कहलाएगा, तो कह देना सघोष। और कोई पूछे कि इसके अलावा क्या आएगा, तो बता देना ह आएगा। ह कैसा, तो बता देना सघोष। कोई इसके अलावा भी पूछे और क्या आएगा, तो उससे बता देना उष्म व्यंजन। उष्म नहीं, उष्म कहां से ला दिए। इसके अलावा कोई पूछे और क्या आएगा, तो बता देना क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आएगा क्या, तो बता देना य व र और ल। कोई पूछेगा कैसा होगा, तो कह देना सघोष होगा। क्या होगा, सघोष होगा। और कोई पूछे कि इसके अलावा क्या आएगा, तो बता देना सभी स्वर। सभी स्वर पूछेगा कोई कैसे होते हैं, तो बता देना सभी स्वर सघोष होते हैं। कोई पूछे कि इसके अलावा क्या, तो बता देना द्विगुण व्यंजन भी कैसे, सघोष होते हैं। द्विगुण व्यंजन में आएगा दोस्त क्या, तो एक आता है ड़ और फिर ये आता है ड़ा। कोई पूछेगा कैसा, तो बता देना क्या, सघोष। बात समझ में आई। और कोई पूछे इसके अलावा और कुछ आता है, तो बता देना आगत का ज कैसा होगा, तो सघोष होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण दोस्त क्या, तो कहेंगे सघोष। ह कैसा, तो कहेंगे सघोष। अंतस्थ व्यंजन कैसा, तो कहेंगे सघोष। सभी स्वर कैसे, तो कहेंगे सघोष। द्विगुण व्यंजन भी कैसे, सघोष होते हैं। आगत का ज भी क्या होता है दोस्त, तो कहेंगे सघोष। अब बात आती है क्या इसके लिए कोई सस्ता ट्रिक है, तो आइए इसके लिए भी क्या देखते हैं, एक सस्ता वाला ट्रिक। ज्यादा बजट है नहीं दोस्त, तो सस्ता वाला ही देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो कह रहा है 345 का घूस देते ही, 345 का घूस देते ही अंत। 345 रुपया का आज के रिटर्न में किसी को घूस दोगे तो जाहिर सी बात है दोस्त मार ही डालेगा। वही किया, जब इन्होंने 345 का घूस दिया तो क्या कर दिया, अंत कर दिया। और ये सभी कहां चले गए, सभी स्वर्ग चले गए बेचारे, सभी स्वर्ग। जाहिर सी बात है मरेंगे तो कहां जाएंगे भैया, तो कहेंगे स्वर्ग जाएंगे। और घोष का कोई पूछे उपनाम तो बता देना सघोष को ही क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। अब देखो कह रहा है 345 का घूस देते ही कहां दोस्त, अंदर नहीं, सीधे क्या कर दिया, अंत कर दिया, मार डाला। और जब मार डाला तो ये सब कहां चले गए, तो स्वर्ग चले गए। 345 का मतलब है दोस्त प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कोई पूछे क्या होते हैं, तो घूस का मतलब क्या, तो कहेंगे घूस। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होंगे दोस्त, तो घोष होते हैं। यहाँ पे ही आया, ही का मतलब दोस्त कौन सा अक्षर, तो कहेंगे ह। कोई पूछे ह कैसा, तो कह देना सघोष।
और यहाँ पे क्या आया दोस्त? अंत। अंत से मतलब कौन सा? तो कहेंगे अंतस्थ। अंत का मतलब कौन सा? तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। कोई पूछे क्या होगा तो कह देना घोष होगा। अंतस्थ के बाद दोस्त कह रहा है सभी कहाँ गए? स्वर्ग गए। स्वर्ग मतलब क्या? तो कहेंगे स्वर। सभी स्वर। कोई पूछेगा कैसे तो कह देना घोष। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। सघोष अघोष आपका हो गया दोस्त कंप्लीट। और लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग नए हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले तो चैनल को क्या करें दोस्त, सब्सक्राइब मारे। इसके बाद प्ले बटन से जाके वीडियो को, पुराने वीडियो को वॉच कर ले, देख ले दोस्त। अब प्ले बटन पे प्ले लिस्ट में नहीं जाते हैं तो आई बटन पे चले जाएं और आई बटन से जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। और कमेंट करना ना भूलिए दोस्त कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वॉइस मेरी फास्ट है कि स्लो है, और समझने में कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, या तो कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो दोस्त तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाएगा। और जैसे ही वर्णमाला खत्म होगा दोस्त मैं अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके हर चैप्टर का कम से कम 10 सेट आप टेस्ट दे सकते हैं, 10 सेट मार सकते हैं मैक्सिमम। हर चैप्टर पे कितने सेट, आपको 10 सेट प्रदान करूंगा दोस्त, और जाके वहाँ से दे सकते हैं टेस्ट बैठ के घर। बस